करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली रिवीजन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक के 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट, जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको। तो वीकली का मतलब ये होता है कि जो हफ्ते भर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ है उसको एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि दिमाग में रिकॉल हो जाएगी चीजें तो आपको अच्छे से याद रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए पुराना रूल मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि देखिए, इसकी क्विज पीडीएफ तो आपको दी ही जाती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि इस वीडियो को भी आप क्विज फॉर्मेट में लगाएं। क्विज फॉर्मेट मतलब, इसका मतलब ये कि जब मैं क्वेश्चन बताते चलूं आपको सामने सामने से, तो क्वेश्चन का आंसर जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसका ऑप्शन मैं आपको बोलूं, उससे पहले आप आंसर बता दो। तब तो आपको और मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, क्विज को। ठीक है ना? और बाकी इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं बताऊंगा ही, जिससे जो लोग केवल वीकली देखते हैं उनको भी फायदा होगा, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं अब इसी के साथ। वीडियो को लाइक वगैरह कर दो और शेयर कर दो। शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का कहां आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार जो है ये भारत अमेरिका के बीच में होता है। एक बार भारत में होता है, एक बार अमेरिका में होता है। इस बार बारी है अमेरिका की। पिछली बार भारत ने मेजबानी की थी, अब की बार अमेरिका मेजबानी कर रहा है। ये 2 नवंबर से शुरू होकर के 22 नवंबर तक चल रहा है। कहां पर? अमेरिका के इडाहो में। कहां पर? अमेरिका के इडाहो स्थित आर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। तो 15वां इस बार का संस्करण है। पिछली बार वाला कहां हुआ था? पिछली बार वाला उमरेई मेघालय में हुआ था, 2023 का। वज्र प्रहार के अलावा भारत अमेरिका से क्या क्या होता है एक्सरसाइज? तो आप बताओगे मालाबार में आता है भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसके अलावा युद्ध अभ्यास में होता है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है। कोप इंडिया होता है, रेड फ्लैग होता है, टाइगर ट्रायम्फ होता है, और ये वज्र प्रहार होता है। ये सब एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच होती है। अगला, हाल ही में आईजीबीसी से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा बन गया? आईजीबीसी से सर्टिफिकेट मिला है। किसे मिला है? तो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को मिला है। यह है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश। भाई ये बंखंडी है टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जू विद आईजीबीसी सर्टिफिकेशन। ठीक है ना? तो बंखंडी में स्थित है और उसे उस नाम से भी जाना जाता है। 619 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। ये भारत का बन गया है पहला ऐसा चिड़ियाघर जिसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के देहरा विधानसभा में है। ठीक है जी। अगला, हाल ही में किसको फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। फिजी एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, उसके सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। श्री श्री रविशंकर जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं। ये इनकी तस्वीर है, पहचान ही रहे होगे आप। तो इनको अभी वहां पर ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, जो कि वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी। ओके। तो 5 अन्य देशों के द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। अगला, हाल ही में किसको भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो मैंने आपको बताया था ना डेली करंट अफेयर में भी कि 5 सेक्रेटरी का नाम आपको रट लेना है अच्छे से। एक फाइनेंस सेक्रेटरी, एक फॉरेन सेक्रेटरी, और ये डिफेंस 3 हो गए, एक कैबिनेट सेक्रेटरी और एक होम सेक्रेटरी। तो ये 5 जो हैं, यानी गृह सचिव, कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव और विदेश सचिव। ये 5 का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नहीं याद हो रहा है, लिख लिख के याद कर लो। रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, कौन बनाए गए? राजेश कुमार सिंह। ठीक है। अब कहोगे कि सर जी आप तो बता ही नहीं रहे हो। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। अभी रक्षा सचिव देख लो, बाकी वाला भी बता रहे हैं। ये रक्षा सचिव अपॉइंट किए गए हैं, किसकी जगह पर आए हुए हैं? गिरधर अरमाने की जगह पर ये आए हुए हैं। ठीक है जी। इससे पहले भी ये कई जगहों पर काम कर चुके हैं। आते हैं अब अपने बाकी के सचिवों पर। तो मैंने आपको बताया वित्त सचिव। वित्त सचिव साथियों टीवी सोमनाथन जी थे, लेकिन अब इनकी जगह पर आ गए हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे या तुहिन कांत ही याद रखो आप। इसके बाद तो अब ये वित्त सचिव हो गए, और जो वित्त सचिव थे टीवी सोमनाथन, वो कहां चले गए? टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव बना दिया गया है ना, कैबिनेट सचिव बना दिया गया। तो ये टीवी सोमनाथन जी हैं, इनका नाम याद रखना है ना। गृह सचिव कौन है? होम सेक्रेटरी कौन है? तो गृह सचिव जो है गोविंद मोहन बना दिए गए हैं। गोविंद मोहन बना दिए गए हैं। ओके। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री को बनाया गया है। विक्रम मिस्री को बनाया गया है। ठीक है, विक्रम मिस्री को बनाया गया है। और 4 हो गया। और ये रक्षा सचिव मैंने अभी आपको बताया, रक्षा सचिव मैंने आपको बताया राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। ठीक है ना? ये 5 सचिव आपको याद होने चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में इसरो ने कहां से अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? तो इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है ये लद्दाख के लेह से लॉन्च किया गया। ये एक परीक्षण है, ये अभी मिशन शुरू किया है। किसने? इसरो ने शुरू किया है। किस लिए? ये इंटर प्लानिटरी सिस्टम्स को परीक्षण करने के लिए, कि मतलब हम लोग किसी दूसरे ग्रह पर अगर जाएं तो वहां पर जीवन की संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, उसकी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर ये ए स्पेस स्टूडियो लद्दाख में ये किया गया है, परीक्षण मिशन शुरू किया गया है, इसरो के द्वारा शुरू किया गया। नाम क्या है? नाम है हैब-1। क्या नाम है? हैब-1। अगला, हाल ही में किस राज्य में बाली पद्दामी उत्सव मनाया गया? बाली पद्दामी उत्सव, ये उत्सव कर्नाटक में मनाया गया, बाली पद्दामी उत्सव। ठीक है ना? तो ये बाली और वामन अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, इसी की याद में यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है ना? राजा बाली पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। अगला, एशियाई एकता को सुदृढ़ करने के लिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ना। एशिया क्षेत्र में बौद्ध लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को एक प्रकार से एकीकृत करने के लिए, ठीक है, 5 और 6 नवंबर को यह आयोजन किया गया है। एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए थे। तो संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने मिलकर के इसका आयोजन किया हुआ था। अगला, एआई तैयारी सूचकांक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हम लोग हैं 72वें स्थान पर, 72nd पोजीशन पर है। ठीक है ना? इंडिया रैंक 72nd इन 2023, 2023 का ये है एआई रेडीनेस इंडेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेडीनेस इंडेक्स। इसको अपनाने को लेकर के टॉप 10 की अगर बात करें देशों की, तो उसमें सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए ये सभी टॉप 3 में आते हैं। बाकी ये टॉप 10 की लिस्ट है आपके सामने, भारत का स्थान 72वां है। ठीक है। अगला, भारत किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पर इनवाइट कर रहा है? तो 2024 वाले में कौन आए थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। 2025 में कौन आ रहे हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? प्राबोवो सुबियांतो, अभी रिसेंटली ही जीते हुए हैं चुनाव। ठीक है ना? तो ये होंगे इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो जो हैं, ये न्यू रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। भारत आप जानते हो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को इनवाइट करता है एज ए चीफ गेस्ट, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को। तो इस बार इनको बुलाया जा रहा है, जो 8वें राष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ लिए हुए हैं। किसकी जगह पर आए हैं? जोको विडोडो की जगह पर, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जीत करके आए हैं। किस राज्य सरकार ने वन्य जीव के हमले में करने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी? तो मुआवजा जो है, वन्य जीव से जब हमला होता था तो मुआवजे की राशि 8 लाख मिलती थी, अब इसका दाम बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वन्य जीव से हमले का मतलब, जैसे कभी हाथी मानव संघर्ष हो गया, या कभी कभी तेंदुआ घुस आता है गाँव में, ऐसे जो जंगल के किनारे आसपास रहने वाले लोग रहते हैं, गाँव रहते हैं वहां पर, तो कई बार जानवर से, वन्य जीवों से मानव संघर्ष होता है, उसमें मनुष्यों की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे में 8 लाख का मुआवजा मिलता था, अब वही मुआवजा बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ और समझाने की जरूरत है नहीं। अगला, विश्व कृषि मंच यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का महासचिव किसे बनाया गया? वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का महासचिव बनाया गया डॉक्टर जैकलिन डी ओरेस ह्यूजोस का। डॉक्टर जैकलिन, ये आपके सामने है, जैकलिन फर्नांडिस मत समझ लेना, ये WFP की सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है ना? तो अर्ध शुष्क उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, या कहें इक्रिसेट की महानिदेशक है। अगला, आईएलओ की 352वीं शासी निकाय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 352वीं शासी निकाय की बैठक हुई। ये बैठक कहाँ हुई? इसी के हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसके हेडक्वार्टर में इसका 352वां सेशन हुआ। ठीक है ना, गवर्निंग बॉडी का। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है और 187 सदस्य देश है। अध्यक्ष कौन है जी? गिलबर्टो हैंगबो, गिलबर्टो हैंगबो है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ नहीं लिखा गया है। अगला, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? इस हफ्ते का सबसे चर्चित प्रश्न। तो डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने जीत लिया है 47वें राष्ट्रपति पद का चुनाव। 45वां भी ये राष्ट्रपति का पद अपना संभाल चुके हैं, कार्यभार संभाल चुके हैं। उसके बाद फिर
ये 46वां हार गए थे, 47वां फिर से हुए। 130 सालों के बाद लगभग में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के इतिहास में कोई राष्ट्रपति एक बार चुनाव हार गया हो और उसके बाद दोबारा से वो जीता हो अगली बार। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा, और इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं पूरा चुनाव का यहाँ पर सब कुछ एनालिसिस में बताया गया था। फिलहाल कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में घुसेड़ना चाहो दिमाग में बसा लो। कमला हैरिस जो है ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से थे। कमला हैरिस अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये जो बाइडेन की सरकार में उपराष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे लेकिन बीच में हटा दिया गया उनको, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार इस बार कमला हैरिस बना दी गई थी लेकिन वो हार गई। अभी तक के इतिहास में कभी कोई महिला वहां की राष्ट्रपति नहीं बनी हुई है, अगर ये जीतती तो पहली महिला राष्ट्रपति होती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिलेरी क्लिंटन लड़ी थी 2015 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ठीक है ना, डेमोक्रेट्स, वो भी महिला थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत गए। 2020 में जब जो बाइडन से हुई, जो बाइडन मेल है, तब डोनाल्ड ट्रंप हार गए। फिर 2024 में फीमेल हुई इनके अपोजिट में कमला हैरिस, फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ठीक है, महिलाओं से कोई जीता है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। फिलहाल सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, और अपना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा ये 47वें राष्ट्रपति हैं, इनके इससे पहले का कार्यकाल 2016 से 20 कह सकते हो या 17 से 21 कह सकते हो, बात देखी है, इन लोगों में थोड़ा लंबा चलता है चुनाव की प्रक्रिया, है ना। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने का फैसला लिया? इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पादीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन तीनों की बेंच ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 जो है ये बरकरार रहेगा, ये संवैधानिक है और ये बरकरार रहेगा, इसको मतलब निरस्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, इसलिए ये डिसीजन बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि ये अवैध है, असंवैधानिक है, और अनुच्छेद 28 का मतलब अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि यह असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का क्लॉज सब क्लॉज 3 जो है उसका हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और जिसके तहत जो है ये वैध है, बिल्कुल मदरसे रहेंगे। जो 16,000 मदरसे हैं यूपी में, वो जो बंद होने की कगार पर थे वो अब बंद नहीं होंगे। बहरहाल मदरसा बोर्ड कानून क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे क्या चीजें हैं, इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको आपके अंदर समझ विकसित हो और सही नॉलेज पहुंचे। बहुत बहुत जगह ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी की मदद से लोगों के पास गलत नॉलेज भी पहुंच जाती है, गलत डिसीजन पहुंच जाते हैं, है ना, डिसीजन कुछ और सुनाते हैं, पहुंच कुछ और जाता है। फिलहाल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ये रिटायर भी हो गए हैं, इनका आखिरी दिन था कार्य वाला, और 10 तारीख आज ही है। आज के दिन ये अपना पदभार सौंपेंगे। किसे सौंपेंगे? 51वें चीफ जस्टिस को। कौन बनेंगे 51वें चीफ जस्टिस? क्या आप कमेंट करके मुझे बताओगे? कमेंट करके बताइए कौन बनेंगे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में 10 महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से आए हैं उसकी मैंने वीडियो दी हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो 10 बड़े फैसले काफी कुछ ऐतिहासिक हैं जिससे बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन हुआ है देश में, तो वो आप वीडियो जरूर देखेंगे। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? इसको जीत लिया है दोस्तों मनदीप जांगड़ा ने, है ना। कोई कोई वीडियो ऐसी होती है जिसपे मेरी बहुत रिसर्च लगी रहती है, बहुत मेहनत लगी रहती है, तो भले से आपको सामने वालों को देखो, आप क्या होता है ना, मैं कोशिश तो सब में अच्छे से रिसर्च करके ही आपको वीडियो देता हूँ जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक वाली होती है, लेकिन कुछ कुछ में लगता है, दिल से लगता है यार इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कंटेंट बहुत जगह से इंटरनेट से खंगाल करके लाए हुए होते हैं, तो उसको प्रमोट करने का मन करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो वीडियो लोगों को नहीं पसंद आती, बल्कि वो पसंद आ जाती है जो जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी होती है, लेकिन ट्रेंडिंग न्यूज़ है भाई, क्योंकि तो वो लोग ज़्यादा देख लेते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है। अब डी.वाई. चंद्रचूड़ जो वाली जो वीडियो है, मैं आपको बताऊँ कि लगभग पूरा-पूरा दिन लगा दिया था मैंने उस पर, और जितने बड़े-बड़े उनके डिसीजन रहे थे, वो सब मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, उसमें से टॉप 10 करके। तो आप देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, इसमें मेहनत काफ़ी हुई है। फिलहाल मनदीप जांगड़ा की बात करते हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब इन्होंने जीता है कोनोर मैकिन्टोश को हरा करके। ये अर्जुन पुरस्कार से ऑलरेडी सम्मानित हैं 2015 में। अगला,
अच्छा, सामान्य विज्ञान की भी ई बुक आ चुकी है, तो ये ई बुक जिनको जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अगर आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण ई बुक है ना, 1100 प्लस क्वेश्चन की। तो एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगा, एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगा, ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने की घोषणा की? तो विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह, लकड़ी का सैटेलाइट, जापान। जापान ने अभी इसका परीक्षण किया है। बना तो ये बहुत पहले भी दिए थे एक बार, लेकिन परीक्षण सक्सेसफुल अभी वाला हुआ है, लॉन्च अभी किए हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों लिग्नोसैट, लिग्नोसैट नाम है। पूछा जाएगा आपसे कि किस वृक्ष की लकड़ी से ये बनाया गया है, तो ये मैग्लोनिया वृक्ष की लकड़ी से बनाया गया है, जो कि जापानी होनोकी में पाया जाता है। मैग्लोनिया वृक्ष की लकड़ियों से पहले तलवारों के म्यान बनते थे, जिसमें जिसमें तलवार रखी जाती है ना, वो बनते थे जब तलवार से युद्ध हुआ करते थे। तो अब तो तलवार से कोई लड़ता ही नहीं है ना। तो फिलहाल उसी लकड़ी से यहाँ ये बनाया गया है। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भाषा को शामिल करने की मांग की? हो भाषा, हो लैंग्वेज। तो हो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चे में रही हो भाषा किस राज्य से संबंधित है, या इसके निवासी किस राज्य में ज्यादा रहते हैं? तो आप बताना असम। 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है किसने? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। 8वीं अनुसूची में ही क्यों? 5वीं अनुसूची में क्यों नहीं? चौथी अनुसूची में क्यों नहीं? भाई सबके लिए अनुसूचियों में अलग अलग चीजें शामिल हैं, अलग अलग विषय शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में इसलिए क्योंकि 8वीं अनुसूची में ही सभी भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 ऐसी मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। अंग्रेजी नहीं है इसमें, 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। ये 22 भाषाएं आपके सामने यहाँ पर हैं, ये आप देख पाओगे। इन भाषाओं में कब कब इसमें और भाषा जुड़ी, क्योंकि शुरुआत में तो 14 लैंग्वेज ही थी जब मूल संविधान था, तो और उसके बाद धीरे धीरे और संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद और लैंग्वेज जुड़ती गई। डेली करंट अफेयर मैंने आपको समय लेकर के बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। बाकी आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बैच देख रहे होगे तो उसमें तो पढ़े ही होगे अच्छे तरीके से, कब कब कौन कौन सा जुड़ा, क्या क्या सिचुएशन रही। फिलहाल अगर ये जुड़ती है हो लैंग्वेज, अभी तो ये डिमांड किए हैं, जुड़ती है तो ये 23वीं लैंग्वेज होगी, ठीक है। अगला, हाल ही में टाइफून कांगरे ने कहां पर तबाही मचाई? कांगरे टाइफून, तो टाइफून जो है ये आता है इधर साइड में ना, पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पर टाइफून बोलते हैं। जापान हुआ, चीन हुआ, उसके बाद फिर ताइवान वगैरह हुआ, वियतनाम हुआ, इन सब जगह टाइफून कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है ऐसे? ताइवान आप लगा देंगे, वैसे तो दक्षिण कोरिया भी है ऑप्शन में, लेकिन ताइवान में आया हुआ है कांगरे, ठीक है। तो कांगरे जो है ये अभी तीसरा बड़ा तूफान है इस साल का। कई तूफान, कई टाइफून आ चुके हैं यहाँ पर। अभी खानून आया था, कैंथोन आया था, अब यहाँ पर कांगरे आया हुआ है। अगला, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? छठ पर भी इस हफ्ते रहा, और इस हफ्ते में छठ मैया के पर्व पर सबसे जो दुखद बात निकल करके आई वो शारदा सिन्हा जी का निधन था। शारदा सिन्हा जी फेमस ही थी छठ के गीत गाने के लिए। तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, काफी मार्मिक वीडियो है। ये वेंटिलेटर पर हैं और गीत गा रहे हैं छठी के, मतलब अपना जीवन पूरा पिरो दिया इन्होंने, और अंत समय में भी छठ के गीत से ही अंतिम विदाई हुई। फिलहाल ये बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती थी, और इनका अभूतपूर्व योगदान था शारदा सिन्हा जी का। इनका निधन हो गया। इनको 2 नागरिक सम्मान मिल चुके थे। इनको पद्म विभूषण और पद्मश्री मिल चुका था। संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका था। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे इनको बिहार सरकार ने बिहार कोकिला, देवी अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने, पद्म भूषण भारत सरकार ने, पद्मश्री भारत सरकार ने। इसके अलावा भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव सम्मान, बिहार रत्न सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले थे। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी ये, है ना। तो इनका भी निधन हो गया है। भारत सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? इस हफ्ते एक और टॉप क्वेश्चन रहा यही, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, कैसे अप्लाई करें इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे मिलेगा स्टूडेंट को 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटर के, बैंक देंगे लोन, ये जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य यही था कि कैसे लोग जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं स्टूडेंट, बिना पैसे की वजह से, जब उनके पास पैसे नहीं रहते तो कई कई बार दिक्कत आती है, तो एजुकेशन में उनकी दिक्कत ना आए, क्योंकि एक बार अच्छी एजुकेशन मिल गई तो अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, उसके बाद फिर लोन वगैरह तो चुका ही दोगे। तो यहाँ पर सरकार ने एक ऐसी स्कीम शुरू की कि
गारंटर वगैरह नहीं होता था या कुछ जैसे जमा करने के लिए नहीं होता था, गिरवी रखने के लिए नहीं होता था, तो स्टूडेंट का जो लोन नहीं मिलता था। तो यहाँ सरकार ने कहा कोई गारंटर नहीं, कोई गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको बैंक के लोन देंगी, और वो भी सरकार की गारंटी पर, और वो भी 3% कम इंटरेस्ट रेट पर। बाकी मार्केट में जितना भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे 3% कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। बशर्ते क्या क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप कहीं और से लोन लिए हो तो उसको चुका दिए हो। दूसरा, कहीं और लोन, आप एजुकेशन लोन ऑलरेडी ना उठाए रहो। इसके बाद आप ये 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो, 7.5 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार लेगी। ठीक है, चलिए। और 3600 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है इस योजना के तहत 2024-25 से 2030-31 तक। अगला, भारतीय नौसेना ने महासागर शिखर सम्मेलन के कौनसेवें संस्करण का आयोजन किया? महासागर शिखर सम्मेलन, इसका अभी हाल ही में दोस्तों तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये द्विवार्षिक सम्मेलन है और तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना ने वर्चुअल माध्यम से इसका किया। महासागर है, महासागर का मतलब मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। पहला संस्करण 29 नवंबर 2023 को हुआ था। अगला, स्विट्जरलैंड का बुर्का प्रतिबंध कब से लागू होगा? स्विट्जरलैंड कंट्री ने 1 जनवरी 2025 से कह दिया है कि भाई अब हमारे देश में बुर्का पहन करके कोई भी महिला सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगी, नहीं टहलेगी। बुर्का यहाँ प्रतिबंधित है, घर में पहनो, बाहर निकलोगे तो नहीं पहनना होगा, है ना। तो यहाँ स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है। और अगर ऐसा होता है, कोई अगर कहता सार्वजनिक स्थल पर पकड़ा जाता है तो 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आई इस हफ्ते, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई, तो भारत की रैंक निकल करके आई 83, 83वें स्थान पर भारत रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये वीजा फ्री एक्सेस कंट्रीज के आधार पर डिसाइड करता है कौन सा देश किस स्थान पर काबिज है। भारत आज के टाइम पर 58 देशों का वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त करता है, यानी अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में जा सकते हो बिना किसी वीजा को बनवाए हुए। तो 58 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है भारत के लिए, इसलिए भारत किस स्थान पर है? 83वें पर। टॉप पर कौन है? टॉप पर है सिंगापुर, जिसके पास 195 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। मतलब 195 देश दुनिया के जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, ऑलमोस्ट सभी देश में। सेकंड पर इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस है 192 देशों के वीजा फ्री एक्सेस के साथ। और थर्ड पर देखो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड और वगैरह वगैरह है। ठीक है ना। लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, रोमालिया और पाकिस्तान है। अगला, हाल ही में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का किसने खिताब जीता? F1 रेस है, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल के खिलाड़ी हैं, और रेडबुल के खिलाड़ी होने के साथ साथ ये कहाँ के हैं? ये हैं भाई नीदरलैंड के, और इस बार के इस सीजन के सबसे ज्यादा रेस जीतने वाले भी ये खिलाड़ी हैं। तो मैक्स वर्स्टैपेन जीत गए हैं एक बार फिर से इसे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स को। साओ पाउलो भी ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राजील के साओ पाउलो में किया जाता है। जैसे जैसे आप सुने होंगे कि पेरिस ग्रैंड प्रिक्स सुने होंगे, है ना। पेरिस ग्रैंड प्रिक्स का इसका क्या मतलब हुआ? पेरिस में होता है, चाहे इसको फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स करो, है ना। ऐसे ही आप मतलब अलग अलग जगहों पर सुने होंगे ना, तो कभी कभी स्टेट के नाम पर, कभी कभी सिटी के नाम पर। अगला, हाल ही में चर्चित पुस्तक फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों श्री राम चौलिया ने। किसने? श्री राम चौलिया की ये पुस्तक है, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाम की ये पुस्तक है। और श्री राम चौलिया इससे पहले क्रंच टाइम और मोदीज डॉक्ट्रिन भी लिख चुके हैं। अपनी भी पुस्तक आती है, ई बुक के फॉर्मेट में आती है, अक्टूबर मंथ की आ चुकी है। अक्टूबर मंथ की ई बुक जिनको जिनको लेना है एमजीटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो। नवंबर 2024 में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की? भारतीय आगंतुक जो होंगे उनको लिए वीजा तुरंत फटाफट से वीजा का प्रोसेस किया जाएगा, लटकाया नहीं जाएगा। ये किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। दक्षिण अफ्रीका वैसे भारत के साथ ब्रिक्स में जुड़ा हुआ है, इसलिए भी भारत से क्लोज संबंध है, और भारतीय पर्यटक उनको चाहिए भी, और भारतीयों पर ट्रस्ट भी है, इसलिए क्योंकि भारतीय पाकिस्तानियों की तुलना तो है नहीं कि बम बनकर जाएंगे। तो इसलिए भारत ने, अफ्रीका ने कहा है कि भाई ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम हम चला रहे हैं, और ये भारतीयों के लिए है। भारतीय आएंगे तो उनका वीजा में बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि वीजा फ्री एक्सेस नहीं किए हैं, थाईलैंड ने वीजा फ्री एक्सेस कर दिया है लाइफ टाइम के लिए। यूएस की सेकंड लेडी बनने वाली भारतवंशी महिला कौन बन गई? तो यूएस की सेकंड लेडी भारतवंशी होंगी उषा वेंस। उषा वेंस वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है। अब जेडी वेंस बनेंगे उपराष्ट्रपति,
तो वो हो जाएंगी ऑलरेडी उपराष्ट्रपति की वाइफ सेकंड लेडी, क्योंकि वहां राष्ट्रपति की वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, उपराष्ट्रपति की वाइफ को सेकंड लेडी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के गांव वडलूर से इनका परिवार रहता है। नवंबर 2024 में कितने दिवसीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया गया? तो कल इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार भारत और चीन सीमा पर शुरू हुआ है। 10 दिवसीय ये है पूर्वी प्रहार, है ना। और मैंने इस सीमा को भी, बॉर्डर को भी अच्छे से समझाया था कि 3 सेक्टर में ये बॉर्डर्स बटे हुए हैं, LAC जिन्हें कहते हैं। भारत चीन के बीच बॉर्डर की बात हो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत पाकिस्तान के बीच में हो अगर तो कहेंगे रेड क्लिफ, भारत और POK के बीच बॉर्डर हो तो उसे LOC कहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान के बीच और भारत बांग्लादेश के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा। हाल ही में भारत के किस राज्य में भूटान बॉर्डर पर तीसरे देश के लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट की शुरुआत हुई? तो भूटान बॉर्डर पर किसी तीसरे देश का कोई व्यक्ति ना आ पाए, आगंतुक ना आ पाए, इसके लिए इमिग्रेशन चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। ये असम में हुई है, असम में हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं ये आए हुए थे, शेरिंग तोब्गे, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया असम के दर्रांग में 7 नवंबर को। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2024 को किसको तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रोहिणी नैयर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियर अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। 28 साल के ओडिशा के इंजीनियर अनिल प्रधान जो हैं ये तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार पाए हैं। यंग टिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। ये 10 लाख रुपए की नगद राशि पाएंगे, एक सर्टिफिकेट भी पाएंगे, एक ट्रॉफी पाएंगे। इन्होंने ग्रामीण कम्युनिटीज में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए, पढ़ाने के लिए ये पुरस्कार जीता हुआ है। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण दिवस अब तक आए हुए नवंबर मंथ के, इनको मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कुछ रिवीजन है निधन से, इनको भी आपके सामने छोड़े जा रहा हूँ, रिवाइज कीजिए PDF से। PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर भी मिलेगी, MJT ऐप पर भी मिलेगी। प्रमुख इस्तीफा और संन्यास है, कौन कौन किसके किसके मध्याभ्यास हुआ, ये सब है आपके सामने, तो ये सब आप रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके स्कोर में बता दीजिए कितना आपका स्कोर आया, कितना आपने सही किया। क्विज PDF आपको MJT ऐप पर मिलेगी, वहां से जाकर सॉल्व कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।